साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा भारत का जल क्षेत्र। आप सभी जानते हैं भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तीन ओर समुद्र छूता है। तो हम आज ये जानेंगे कि जिस तरह भारत का अधिकार भारत के सथल भाग पर है, क्या वैसा ही अधिकार भारत के जो समुद्र लगता है तीन ओर से, क्या उस समुद्र पर भी भारत का अधिकार है? और अगर है तो कितना? क्या पूरा समुद्र भारत के अधिकार के अंतर्गत आता है या कुछ भाग भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है? इन सारी बातों का हम यहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगी खाड़ियाँ। अब जब हमारे तीन ओर से समुद्र छूता है तो सिंपल सी बात है, कुछ खाड़ियाँ भी हैं जो भारत को किसी एक के साथ या भारत को जो लगती हैं, जो खाड़ियाँ भारत के अंदर आती हैं। उन खाड़ियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी हो या फिर वो मन्नार की खाड़ी हो, खंबात की खाड़ी हो। इन सभी खाड़ियों के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के जल क्षेत्र और खाड़ियाँ। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई भारत तीन ओर से समुद्र से छूता है। अब जब तीन ओर से समुद्र छूता है तो समुद्र के अंदर जो संसाधन है, समुद्र जो है वो संसाधनों का भंडार है। उन संसाधनों का इस्तेमाल भारत कितना कर सकता है और कैसे कर सकता है, ये हम जानेंगे। आप एक बार थोड़ा सा इस मैप पे ध्यान दीजिए। ये इंडिया का मैप यहाँ दिखाया गया है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया जो मैंने अभी डार्क किया है, ये वाला जो एरिया है, ये भारत का जल क्षेत्र है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि से लेकर समुद्र में अंदर तक का जो एरिया जो मैंने डार्क किया है, ये भारत का जल क्षेत्र है। मतलब इतने अधिकार, इतने क्षेत्र पर जो है वो भारत का अधिकार है, दोनों साइड और नीचे भी। क्लियर है? पर अब हम डिटेल से आगे जानेंगे कि ये एरिया कितना है और इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है। यहाँ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आप देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा सा इंट्रो हम यहाँ ले लेते हैं। ये जो लाइन आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, जिस पे मैंने अभी पेन चलाया है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन कहलाती है बेस लाइन। कौन सी लाइन है? बेस लाइन, या इसको हिंदी में कहा जाता है आधार रेखा। हिंदी में बोला जाता है इसको आधार रेखा, या इंग्लिश में बोले जाता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो भारत का जो तट है, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप हमें लगभग सीधा नजर आता है। ये जो बाउंड्रीज हम देखते हैं, जहाँ जो एरिया हमारे समुद्र को टच कर रहा है, ये जो हम बाउंड्री देखते हैं, ये हमें लगभग सीधी नजर आती है, लेकिन वास्तव में ये बाउंड्री सीधी नहीं है। यदि हम मैप को जूम करके देखें या इसका ओरिजिनल जो व्यू है इंडिया के मैप का वो हम देखें, तो हम देखेंगे कि भारत का जो तट है वो कटा फटा है। मतलब कभी अंदर गया हुआ बाहर आया, इस टाइप से कटा फटा तट जो है वो हमें भारत का तट देखने को मिलेगा। और इन्हीं कटे फटे तट को मिलाने वाली जो रेखा है, इस कटे फटे तट को जो मिलाने वाली रेखा है वो कहलाती है आधार रेखा, या इंग्लिश में उसको बोला जाता है बेस लाइन। क्लियर है? अब इस बेस लाइन से ऊपर यानी कि समुद्र की तरफ, बेस लाइन से समुद्र की तरफ हम चलें तो भारत का जो अधिकार क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आप देखोगे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स है। आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे इसका। अगले 12 नॉटिकल मील्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन है और अगले 200 नॉटिकल मील्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है। इन जोन्स में भारत को क्या अधिकार हैं, क्या इनके अंदर भारत कर सकता है, कितना अधिकार है भारत का, वो सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से जानते हैं डिटेल से।
सबसे पहले बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की। एक 1982 के अंदर 1982 के अंदर एक संधि होती है, एक समझौता होता है जिसको अनक्लोज कहा जाता है। अनक्लोज, UNCLOS, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इन शॉर्ट इसको अनक्लोज बोलते हैं। और ये कब हुआ? 1982 में ये समझौता होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, दुनिया के अधिकतर देशों के साथ समुद्री सीमाएं या समुद्र जो है वो टच करता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनको समुद्र जो है वो छूता है या टच करता है। अब जो सथल भाग है उस पे तो किसी, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं भारत की ही बात करूं, जो सथल भाग है उस पे तो हमारा अधिकार पूर्ण रूप से है, पर समुद्र के अंदर कितना अधिकार होगा किसी देश का और कहां तक होगा, इन सभी बातों के, इसके निर्णय के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है, हमारी यूनाइटेड जो नेशंस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, वो आपस में एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1982 के अंदर, जिसे अनक्लोज या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। और उस संधि के अनुसार प्रत्येक देश को समुद्र के अंदर कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। क्लियर है? तो इन्हीं अनक्लोज के जो संधि थी हमारी, उसी के अनुसार भारत की जो जलीय सीमा है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार? अनक्लोज 1982 की संधि के अनुसार। कौन से 3 मंडल हैं? सबसे पहले है प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो फर्स्ट है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। इसके बाद जो दूसरा मंडल है वो है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसको अविच्छिन्न मंडल भी बोल देते हैं, संलग्न क्षेत्र भी बोल देते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिग्युअस जोन। तीसरा है अन्यन आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या इन शॉर्ट इसको EEZ भी कहा जाता है। फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहा जाता है अन्यन आर्थिक क्षेत्र। तो 3 मंडलों में भारत का जो समुद्री विस्तार है उसको विभाजित किया गया है अनक्लोज 1982 के अनुसार। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या ये तीनों है, कितना एरिया है और क्या क्या भारत को अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा की। सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा की हम यहां बात करेंगे। अब देखिए भाई, आधार रेखा, मैं पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि आधार रेखा क्या होती है। आधार रेखा कटे फटे तटों को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम आधार रेखा बोला जाता है, उसे हम आधार रेखा बोलते हैं। ये भारत का तट है, आप देख सकते हैं, ये भारत का तट है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि मैं इस इमेज को जूम कर दूं तो आप देखोगे भारत का ये जो एरिया है ये कटा फटा है। कैसा एरिया है? कटा फटा एरिया है, कटा फटा एरिया। यहां भी आप देखोगे तो ये आप देख ही सकते हो, यहां तो ये कटा हुआ है, तो ये जो एरिया है ये कटा फटा हुआ एरिया है। इस टाइप से एरिया है, कटे फटे तट का एरिया जो है वो कटे फटे हुए तट। कहीं समुद्र जो है अंदर चला गया है, कहीं सथल भाग समुद्र में चला गया है, तो इस टाइप से कटा फटा एरिया हमारा जो तटों का एरिया वो बन जाता है। अब मैं यदि कटे फटे एरियो को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दूं, समझ आई बात? इन कटे फटे तटों को मिलाते हुए अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तो ये जो रेखा मैंने खींची है सीधी रेखा, ये कहलाएगी आधार रेखा। क्या कहलाएगी? आधार रेखा। सही है बात? तो आधार रेखा क्या होगी? आप देख सकते हैं, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहलाती है। यानी कि टेढ़े मेढ़े या फिर कटे फटे तटों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आधार रेखा कहलाती है। अब जो हमने हमारे समुद्र का जो जल क्षेत्र है उसको जो 3 भागों में विभाजित किया है, उसकी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो इसी आधार रेखा से करेंगे।
पर उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो आधार रेखा हमने खींची है, इस आधार रेखा के अंदर भी कुछ समुद्री भाग रह जाता है। इस इमेज में देखिए, आप और थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो हमारी आधार रेखा थी, ये वाली जो मैं ग्रीन कर देता हूं, ये थी हमारी आधार रेखा। अब इस आधार रेखा के अंदर की साइड यानी कि सतल भाग की तरफ कुछ समुद्र की बॉडी, छोटे छोटे जो समुद्री भाग है वो रह जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो भाग है या फिर ये वाले जो भाग है, यानी कि आधार रेखा से भारत की जो सतलीय भाग है उसकी तरफ जो समुद्र के जो भाग जो बच जाता है वो कहलाता है आंतरिक सागर। क्या कहलाता है? आंतरिक सागर, या इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनल वाटर्स। क्लियर है? चलिए, अब जो ये आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर यानी कि जो अंदर वाला, देख चलिए मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा अलग कलर में। ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग अंदर मतलब आधार रेखा से सतलीय भाग की तरफ का जो भाग है, ये कहलाएगा आंतरिक सागर यानी कि इंटरनल वाटर्स। अब इस आधार रेखा से, चलिए आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमने एक भाग को डिवाइड किया है जिसे हम प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक जलीय सीमा बोलते हैं। आइए डिटेल से समझते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्र मील तक का क्षेत्र यहां शामिल है। अब इस बात को समझिएगा, ये थी हमारी आधार रेखा। यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, यहां तक की लाइन, और इस लाइन का जो डिस्टेंस जो मेजर है या डिस्टेंस है वो है ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है जो मैंने ब्लू किया है, ये वाला जो भाग है, ये भाग है 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब समझिए, यहां देखिए हमारा जो सतलीय मील होता है वो 1 मील के अंदर 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर होते हैं। लेकिन जो हमारा समुद्री मील होता है जिसे हम नॉटिकल मील कहते हैं, जो हमारा समुद्री मील है, इसके अंदर एक समुद्री मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। यानी कि हमारा समुद्री मील हमारे सतलीय मील से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है समुद्र के अंदर, जो 12 नॉटिकल मील तक का एरिया है वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्लियर है? यहां पर भारत को संपूर्ण अधिकार है, यानी कि जो हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा है इस भाग के अंदर, ये जो मैंने ब्लू किया है, इस भाग के अंदर भारत को पूर्ण रूप से संपूर्ण अधिकार है। यानी कि जितना अधिकार भारत का उसकी जमीन पर है या सतलीय भाग पर है, उतना ही अधिकार भारत को इस प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भी है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 नॉटिकल मील। कहां से? आधार रेखा से। समझ आई बात? आधार रेखा क्या होती है? कटे फटे तटों को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा है। आधार रेखा से जो पीछे का भाग रह जाता है यानी कि जो सतलीय भाग की तरफ का जो भाग रह जाता है वो कहलाता है आंतरिक सागर। वो तो हमारे सतलीय भाग में ही आ जाता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो भाग है वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये वाला जो भाग, ये जो एरिया है, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। क्लियर है? और यहां पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जितना भारत का अधिकार भारत के जमीनी भाग पर है, इस भाग पर है, उतना ही अधिकार भारत को इस 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र में है जिसे हम प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। दूसरा जो डिवाइडेशन है हमारा वो है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब देखिए भाई, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील है प्रादेशिक सीमा। अब 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, ये हमारी आधार रेखा थी। यहां तक का मैं एरिया ले लेता हूं, मान के चलिए ये जो एरिया यहां तक का,
सॉरी, ये जो एरिया, अब यहां ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये थी हमारी प्रादेशिक सीमा जिसको मैंने 12 नॉटिकल मील बताया था। और इसके बाद ये जो हमारा एरिया है अगला, ये वाला जो भाग है जिसको मैंने पर्पल कलर से शो किया है, ये वाला जो भाग है ये है हमारा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। डिस्टेंस कितनी है? यदि मैं इसकी डिस्टेंस आधार रेखा से मेजर करूं, आधार रेखा से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो डिस्टेंस बनेगी 24 नॉटिकल माइल। क्लियर है? आधार रेखा से कितना है? 24 नॉटिकल माइल। लेकिन यदि मैं प्रादेशिक सीमा से ही मेजर करूं तो डिस्टेंस बनेगी 12 नॉटिकल माइल। तो कई बार दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रादेशिक सीमा से संलग्न क्षेत्र की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील, और अगर बेस लाइन से पूछ लिया जाए तो 24 नॉटिकल मील। चलिए, यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के बीच स्थित है, डिस्कस कर चुके हैं। अधिकारों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है इसमें भारत को क्या क्या अधिकार हैं। हमने पीछे देखा प्रादेशिक जो क्षेत्र था उसमें संपूर्ण अधिकार भारत को मिले थे। यहां हम देखते हैं, देखिए मुख्य रूप से 3 अधिकार यहां पर है। मुख्य रूप से सबसे पहले है सीमा शुल्क का अधिकार। मान लीजिए कोई विदेशी जहाज, किसी दूसरे देश का समुद्री जहाज इस बाउंड्री में एंटर करता है, किस बाउंड्री में? हमारे संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में एंटर करता है, तो उससे हम सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। ये भारत को अधिकार है, भारत उससे सीमा शुल्क जो है वो ले सकता है। दूसरा है साफ सफाई का अधिकार। बिल्कुल है जी, 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है या 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है उसमें भारत साफ सफाई करवा सकता है, ये भारत को अधिकार है। तीसरा है वित्तीय अधिकार। तो वित्तीय जो अधिकार हैं, वित्तीय से जो संबंधित जो अधिकार हैं वो भी भारत को इस अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ये 3 अधिकार इस क्षेत्र में भारत को मिले हुए हैं। 24 नॉटिकल माइल्स तक का ये एरिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए, यहां हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि भाई आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील का जो एरिया था उसको हमने संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना है, उसको हमने संलग्न क्षेत्र कहा है। अब यहां से आगे, क्योंकि समुद्र तो इससे आगे भी है भाई, अब यहां से जो आगे का जो एरिया है उसे क्या कहेंगे और उस पर भारत का कितना अधिकार होगा वो हम जानते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना है ये भाई? अगर मैं आधार रेखा से इसकी एरिया की डिस्टेंस मेजर करूं तो ये एरिया आधार रेखा से बनेगा 200 नॉटिकल मील का। कितना बनेगा? 200 नॉटिकल मील का। लेकिन यदि मैं इस एरिया को संलग्न क्षेत्र से मेजर करूं, यानी कि मैं यहां से मेजर करूं, तो ये बनेगा 176 मील का, क्योंकि 24 वो कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं, 24 से 200 नॉटिकल मील के बीच का जो एरिया है, यानी कि कुल कितना? 176 नॉटिकल मील का जो एरिया है, डिस्टेंस जो है वो कहलाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझ आई बात? आधार रेखा से कितना? 200 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र से कितना? 176। क्लियर है? चलिए अधिकार देख लेते हैं कि भारत को इस एरिया में क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। सबसे पहले संसाधनों के दोहन का अधिकार, यानी कि इस एरिया के अंदर अन्य आर्थिक क्षेत्र का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर भारत को संसाधन निकालने का अधिकार है। संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत को मिला हुआ है। क्लियर? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार। देखिए, फ्यूचर में, आने वाले समय में
ऐसा मानकर यह फैसला लिया गया है कि हो सकता है कुछ नए द्वीप बनाने की जरूरत इंसान को पड़े। इसी में भारत, ये जो हमारा 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, यहाँ पर नए द्वीप बना सकता है, या नए द्वीपों का जो निर्माण है, आर्टिफिशियल जो द्वीप हैं, मैन मेड जो आइलैंड होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पर कर सकता है। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार। जी बिल्कुल, जो भी रिसर्च हैं वो इस क्षेत्र में भारत कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो हैं वो इस एरिया में भारत जो है वो कर सकता है। मान लीजिए हमें किसी चीज़ का परीक्षण करना है तो बिल्कुल हम इस क्षेत्र में अपना परीक्षण कर सकते हैं, और किसी चीज़ से हमें रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है वो हम इस एरिया में आसानी से कर सकते हैं, कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? अब बात आती है, चलिए भाई यहाँ तक का तो हमने डिस्कस कर लिया, 200 नॉटिकल माइल्स तक का तो हमने डिस्कस जो है वो कर लिया। अब समुद्र तो 200 नॉटिकल मील के बाद भी बच गया। ये एरिया मान लीजिए 200 नॉटिकल मील तक का होगा। अब इसके बाद का जो समुद्र है उस पर किसका अधिकार होगा, या उसको क्या कहेंगे? तो जो इसके बाद का जो क्षेत्र है उसे खुला सागर बोल देते हैं, या फिर ऊंच सागर, खुला सागर या ऊंच सागर, या इंग्लिश में इसे हाई सी कहा जाता है, हाई सी। यानी कि 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्र है वो क्या कहलाता है? वो ऊंच सागर, हाई सी या खुला सागर कहलाता है। और इस एरिया में, इस क्षेत्र में सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है, किसी एक विशेष देश का अधिकार इसके ऊपर नहीं होता। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, भारत का जल क्षेत्र। उम्मीद है समझ आया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक जो आज का है, और वो है खाड़ियां। बहुत सारी जो खाड़ियां हैं, छोटी छोटी खाड़ियां, छोटी और बड़ी दोनों तरह की, वो भारत की बाउंड्रीज को छूती हैं, टच करती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं खाड़ी होती क्या है, किसको आप खाड़ी कहेंगे। तो भाई देखिए, तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। समझ आई बात? मान लीजिए इस टाइप का कोई क्षेत्र है ये, और इसके बीच में है पानी यहां, यानी कि ये भी स्थल भाग है, इधर भी स्थल भाग है, और इधर भी स्थल भाग है। तो जो बीच का जो ये जल है इसे हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा खाड़ी। क्लियर है? तो खाड़ी किसे कहेंगे भाई? तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ जो जलीय क्षेत्र है वो खाड़ी कहलाता है। अब दो तरह की होते हैं, एक बड़ी खाड़ी, एक छोटी खाड़ी। हिंदी में बड़ी को भी और छोटी को भी, दोनों को ही खाड़ी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इनका थोड़ा सा नाम में अंतर आ जाता है। बड़ी जो खाड़ी होती है ये कहलाती है बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, BAY बे। और जो छोटी खाड़ी होती है वो कहलाती है इंग्लिश में गल्फ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर है? तो बड़ी खाड़ी बे कहलाएगी और छोटी खाड़ी को हम इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं। तीन ओर से जो भूभाग जलीय क्षेत्र से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। आइए भारत की खाड़ियों को थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं कच्छ की खाड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। कच्छ जो है ये गुजरात के अंदर पड़ता है, आप सभी जानते हैं। कच्छ किस राज्य का भाग है? गुजरात का भाग है कच्छ। अब देखिए, जामनगर और कच्छ जिले के बीच में एक परवाल बीतियों से के लिए प्रसिद्ध एक खाड़ी पाई जाती है, और उसे क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी। जामनगर जो है ये भी गुजरात का जिला है। कच्छ के बारे में आप जानते हैं, कच्छ भी गुजरात का जिला है। दोनों जिलों के मध्य में परवाल बीतियों के लिए प्रसिद्ध एक खाड़ी है जिसे हम कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। परवाल के बारे में मैंने, जब हमने पिछली जो द्वीप जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने अरब सागर के बारे में पढ़ा था, तो उस समय मैंने आप लोगों से परवाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो परवाल बीतियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी खाड़ी?
कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। परवाल बीतियों के लिए प्रसिद्ध खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी है। कहाँ पाई जाती है? जामनगर और कच्छ जिले के बीच में पाई जाती है। इस खाड़ी की जो अधिकतम गहराई है वो लगभग 122 मीटर है। कितनी अधिकतम गहराई? 122 मीटर अधिकतम जो गहराई है वो इस खाड़ी की देखने को मिलती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की उच्चतम क्षमता है भैया। ज्वारीय जो ऊर्जा है, जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा टाइड्स जो आते हैं और उस टाइड से जब हम एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो जो क्षमता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। या मैं यूँ कहूँ कि इस एरिया में, कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के फ्यूचर में सोर्स जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिल सकते हैं, या संभावना है कि यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा जो है वो हमें काफ़ी मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैरीन नेशनल पार्क। अब ये ध्यान रखिएगा भाई, मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैरीन नेशनल पार्क यहीं कच्छ की खाड़ी में ही बनाया गया है। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसको हम बोल सकते हैं। ये कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर जामनगर जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, मरीन नेशनल पार्क या समुद्री राष्ट्रीय जो उद्यान है ये जामनगर जिले में स्थित है, कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर। क्लियर? और ये पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है। तो ये ध्यान रखना आपको, पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ है? जामनगर जिले में है और कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। आप इमेज में आप देख सकते हैं, गुजरात का जो मैप है वो हम सब लोगों ने ठीक से देखा होगा। दो कट लगते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो ऊपर वाला कट है इसी को यहाँ पर ब्रॉड करके दिखाया गया है। ये जो कट देखते हो आप, ये वास्तव में कच्छ की खाड़ी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये स्थल भाग है, यहाँ स्थल भाग है, इधर को ये स्थल भाग है, और ये जो बीच में चोंच सी जो घुसी हुई है ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। क्लियर है? यानी कि गुजरात में दो खाड़ियां हैं। ये जो कट लगता है गुजरात में इस टाइप से, ये तो ये जो कट है, ये वाला जो कट है ये कहलाती है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ जो ये कट है ये है मन्नार की खाड़ी, सॉरी खंबात की खाड़ी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आती है खंबात। खंबात की खाड़ी बोंपू या तुरही की आकृति की है भाई। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो खंबात की खाड़ी है उसकी शेप कैसी है। तो या तो बोप्पू या तुरी जो हमारी होती है उसकी शेप की एक हमारी जो खाड़ी है जिसको हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं। अब मैं यहाँ इस इमेज में आइए, आप देखिए ये जो कट था भी हमने डिस्कस किया, ये वाला जो भाग था ये थी कच्छ की खाड़ी, और ये वाला जो भाग है गल्फ ऑफ खंबात। यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है भाई? ये खंबात की खाड़ी है। चलिए, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा गुजरात में पड़ता है तो इसलिए हम इसको मोस्टली गुजरात में मानते हैं, लेकिन इसका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के ये बीच में पड़ती है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, ये जो मुख्य नदियां हैं दक्षिणी भारत की, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, यानी कि जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, या मैं यूँ कहूँ कि जो पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, इन नदियों का जो मुहाना है ये यही आपकी खंबात की खाड़ी है, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरब सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। तो अरब सागर में भी कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी। सभी जानते हैं बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ी खाड़ी है, आप मैप को आसानी से देख सकते हैं। ये पूरा जो भाग है ये यहाँ भारत छूता है, भारत को टच करती हैं। इधर आप देखोगे ये इधर बांग्लादेश आ गया, ये इधर म्यांमार है, ये इधर थाईलैंड वगैरह का जो एरिया, और नीचे आप देखोगे इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये भाग, और इधर ये श्रीलंका है। तो ये एक बहुत बड़ी खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, इसलिए इसे बे कहा जाता है इंग्लिश में, बे ऑफ बंगाल। देखिए त्रिभुजाकार खाड़ी है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार की आकृति है लगभग इस खाड़ी की। अगर मैं इसको मिलाऊं इस टाइप से तो आप देखेंगे ये एक त्रिभुज की शेप बन सकती है।
क्लियर है? तो कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। औसत गहराई की बात करूं तो 2600 मीटर, 2600 मीटर के आसपास जो बंगाल की खाड़ी है इसकी औसत गहराई है, डेप्थ है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है। यानी कि बे अगर पूछ लिया जाए कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है, इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। लेकिन अगर गल्फ पूछ लिया जाए कि गल्फ जो है वो दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी गल्फ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर? चलिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियां जो हैं वो इस खाड़ी में अपना जल जो है वो गिराती हैं। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। नीचे आ जाइए, कन्याकुमारी के पास और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी देखते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है, श्रीलंका के पश्चिमी तट तक ये फैली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये श्रीलंका का एरिया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी जो ग्रीन जो मैंने एरिया किया है, ये जो पूरा जो एरिया है, क्लियर है? ये जो पूरा जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ये हमारा भारत है और ये है श्रीलंका, और दोनों के बीच में जो स्थित है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पहला समुद्री जीव मंडल आरक्षित होने का गौरव प्राप्त है इसको। यहां पर समुद्री जीव मंडल बनाया गया है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का अपने आप में पहला समुद्री जीव आरक्षित क्षेत्र है। संरक्षण के उद्देश्य से तमिलनाडु के थूथुकुडी और धनुषकोटी के बीच स्थित 21 टापुओं को, अब ये ध्यान रखिएगा भाई, तमिलनाडु में एक जगह है थूथुकुडी और धनुषकोटी, दोनों के बीच में स्थित हैं 21 टापू। और इन 21 टापुओं को 1986 में मन्नार मरीन नेशनल पार्क के रूप में इनको घोषित किया गया है। ठीक है? दोनों देश कौन से? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये आप इसकी शेप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मन्नार की खाड़ी है या गल्फ ऑफ मन्नार है। चलिए, ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। एक छोटा सा टॉपिक और छोटा सा बच जाता है, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तो थी मन्नार की खाड़ी। इसके ऊपर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है ये है पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। तो ये नीचे वाली जो आप देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी है, और ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये है पाक की खाड़ी। ये इधर रामेश्वरम है, ये अपना वो जो राम सेतु है ये आप देख सकते हो इधर, और ये जो भाग है, ये वाला जो भाग इधर को, ये है पाक की खाड़ी। क्लियर? तो मन्नार की खाड़ी, उसके साथ में है पाक की खाड़ी, और एक यहीं पर जलडमरू है, पाक जलडमरू जिसको बोला जाता है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। ठीक है? तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कवर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।